आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ओके, और हमने वहाँ पे पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट जो होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे होता है। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, प्राइमरी साइड कौन कौन सी है, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले प्राइमरी साइट अपना गैसेस एक्सचेंज का है एल्वोलाई। ओके, यानी कि एल्वोलाई पे सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज होता है। अब एल्वोलाई पे ही क्यों होता है, ठीक है, अपने रेस्पिरेटरी पैसेज के और पार्ट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्वोलाई ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। मोर ओवर इनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा O2 कम टाइम में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो अपना एल्वोलाई हो गया प्राइमरी साइट। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे आकर करता है? ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। ठीक है, दो जगह हो गई। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो एल्वोलाई और ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। ठीक है, अब पूछते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता किस वजह से है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ठीक है, किस वजह से होता है? तो उस केस में अपना यहाँ पे आंसर आता है, वो है क्या? सिंपल डिफ्यूजन। और ये सिंपल डिफ्यूजन किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट पे, और वी कैन से प्रेशर डिफरेंस पे। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किस वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होता है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें और क्या क्या दे रखा है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की वो किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। ठीक है, यानी कि अगर एल्वोलाई में हो रहा है तो एल्वोलाई ब्लड वेसल्स की थिकनेस पे और अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना रेट और डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि प्रेशर कंसंट्रेशन पे अपना डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल गैसेस के जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम पार्शियल प्रेशर जो होता है डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, डिफरेंट जगह वो कितना कितना हो और कैसे वो एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर, पहले पढ़ते हैं हम पार्शियल प्रेशर के बारे में, फिर हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है, कौन कौन सी अपने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स होती हैं और क्या क्या उसमें लेयर्स होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना टॉपिक आएगा पार्शियल प्रेशर। तो अब हमने प्रेशर तो सुना है, बट ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अब जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर में मान लो आपके पास सिर्फ दो ही गैसेस हैं, CO2 एंड O2। तो अब इस मिक्सचर के अंदर CO2 अपना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इंडिविजुअली, ओके, उसको हम क्या कह देंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो प्रेशर, सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड और वी कैन से कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस, किसके अंदर? इन मिक्सचर। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट क्या कैसे करते हैं हम? यहाँ पे लिख रखा है। अगर बात करते हैं हम पार्शियल प्रेशर के O2 की, तो वो कितना होता? प्रेशर एक्सर्टेड और कंट्रीब्यूटेड बाय O2 इन मिक्सचर, वो हो जाता अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, और हमेशा याद करना है, जस्ट लाइक अपना प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, अपनी जो गैसेस होती हैं वो मूव करते हैं कहाँ से? फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे। ओके, जैसे नॉर्मल प्रेशर में हो रहा था। अब ये अपना कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है कि देखो, जितना ज़्यादा गैस अपना सॉल्युबल होगा किसी भी फ्लूइड के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि मान लो अपना CO2 जो है ये 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड के अंदर। इस वजह से इसका डिफ्यूजन जो होता है वो भी कैसा होता है? फास्टर होता है। अब ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपना पार्शियल प्रेशर। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, या कह सकते हैं जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही जल्दी डिफ्यूजन होगा। तो हम लिख देते हैं इजी और फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो फास्टर डिफ्यूजन। जैसे कि बात करें अगर हम O2 की, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑफ O2 एल्वोलाई के अंदर ये होता है 104 के आसपास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है किसके आसपास, 40 के आसपास। तो इनके बीच में यहाँ पे डिफ्यूजन जो है जल्दी होगा, ठीक है। थर्ड जो है अपना और लास्ट फैक्टर वो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये भी अंडरस्टैंडेबल है, जितना कम थिकनेस होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगा। दैट मीन्स कि थिकनेस जो है जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, ओके। जितना ज़्यादा थिकनेस उतना कम डिफ्यूजन, जितना कम थिकनेस उतना ज़्यादा डिफ्यूजन। तो आपको ये तीनों फैक्टर्स याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस टेबल को हम देखेंगे कि हमें कैसे हेल्प करेगी ये आगे जाके, ओके। और फिर यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस करा था क्या, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसलिए उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। अब हम क्या करेंगे स्टडी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है अपना वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ओके। तो दो जगह होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो एल्वोलाई में और एक टिश्यूज और ब्लड में। तो उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। सेम यही सारी चीज़ें आएंगी लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल्ड में होगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से O2 को लेके आते हैं हम लंग्स के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 159, ठीक है। O2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। तो अब लंग्स के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर जो होता है, क्या कह सकते हैं, एल्वोलाई के अंदर वो होता है 104। तो अब पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। अब एल्वोलाई अपनी सप्लाइड है विद ब्लड वेसल्स। तो अभी अपना जो O2 है वो इस वाली जगह पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा हम एलैबोरेटिव डायग्राम से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना एयर आया है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का सिर्फ बात हो रही है, कितना है, 104, ठीक है। और इस वाले ब्लड वेसल्स में यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो अपना O2 का है वो है 40। अब हमने बोला था अपनी जो ऑक्सीजन है या कोई भी गैस जो है वो डिफ्यूज करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर से कहाँ पे, लोअर पार्शियल प्रेशर पे, यानी कि अपना O2 जो है वो एल्वोलाई से डिफ्यूज कर जाएगा किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। और ये अपना पहला साइट हो गया गैसेस एक्सचेंज का, यानी कि एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो क्या क्या आते हैं कि अपना जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो किन किन लेयर्स का बनता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो एल्वोलाई का लेयर, ओके। तो यहाँ पे आया अपना एल्वोलाई। एल्वोलाई किसका बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम का। फिर नेक्स्ट आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे किसका, एल्वोलाई का, ठीक है। और एक अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है कैपिलरीज का। लेकिन यूजुअली इसको हम एक ही काउंट करते हैं, अलग अलग से काउंट नहीं करते, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे आ रखे हैं, ओके। थर्ड यहाँ पे आएगा अपना एंडोथीलियल, किसका, ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो टोटल यहाँ पे कितनी लेयर हुई, 3 लेयर, एल्वोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके। एग्जाम में कभी कभी इसका थिकनेस पूछा जाता है। तो अब एनसीईआरटी में तो देखो उन्होंने मेंशन करा है सिर्फ मिलीमीटर, लेकिन ये होता है कितना, 0.2 मिलीमीटर के आसपास। अब अपना O2 आ चुका है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर इसको हम उल्टा देखें यानी कि CO2 का, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अपना एल्वोलाई में होता है कितना, 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 45। तो यहाँ पे अपना CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 था, यहाँ पे 40 था। तो अपना CO2 यहाँ से मूव करेगा एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितना है, सिर्फ 0.3 है। तो यहाँ से एल्वोलाई से बाहर चले जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मिल चुका है अपना क्या, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो फर्दर क्या होगा देखो, O2 आया हार्ट के अंदर, हार्ट ने उसको पंप कर दिया किसमें, सिस्टमिक आर्टरीज के। अब ये उसको लेके जाएंगे डिजायर्ड टिश्यूज तक। अब देखो टिश्यूज में अपना पार्शियल प्रेशर जो होता है O2 का वो होता है कितना, 40,
और सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर है 95। तो ये डिफ्यूज़ करेगा कहाँ से, ब्लड से अपना टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का टिश्यूज़ के अंदर वो होता है 45। तो सॉरी, यहाँ पे टिश्यूज़ जो होता है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 45, और जो सिस्टमिक आर्टरी के अंदर ब्लड आ रहा था यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा था इसके अंदर होता है 40। तो यहाँ पे अब क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना टिश्यू से मूव करेगी कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो हो जाता है 45, और पार्शियल प्रेशर O2 का हो जाता है कितना, 40, क्योंकि उसने सारा O2 कहाँ पे दे दिया, टिश्यूज़ को दे दिया। अब फिर से सीक्वेंस रिपीट होगा, फिर से ये एल्वोलाई के पास जाएंगे और हो जाएगा अपना गैसेस एक्सचेंज। तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के अंदर यहाँ पे जो आया था ब्लड उसमें कितना कितना पार्शियल प्रेशर है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है उसके अंदर कितना है, और फिर से टिश्यूज़ के पास कितना है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने देख लिया कि टिश्यूज़ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है, क्या क्या पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, एल्वोलाई पे क्या क्या हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे भी देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में बता रखा है कि 3 लेयर्स की बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वोलाई का, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में। थिकनेस इसकी देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि मिलीमीटर में बता रखी है, होती कितनी है, 0.2 mm। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स जो है तो फेवरेबल होते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। तो अभी ऊपर हमने क्या देखा कि एक जगह एक्सचेंज हुआ एल्वोलाई के पास और एक जगह हुआ टिश्यूज़ के पास। तो एल्वोलाई से टिश्यूज़ तक आने के लिए कोई मीडियम चाहिए, आइदर O2 या CO2 को। तो वो कौन सा होता है, वो मीडियम है अपना ब्लड। तो ब्लड अपना मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे मेनली क्या, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करिए परसेंटेज की, कितने कितने परसेंटेज कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अपना जो O2 है बेसिकली ये 2 मेथड से इसका होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, डायरेक्टली डिसॉल्व कर जाता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ओके। और 3% ऑफ O2 का ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे। दूसरा मेथड क्या है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स है किसका, ऑक्सीजन का, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और ये दोनों बाइंड करते हैं कैसे, रिवर्सिबली, यानी कि एसोसिएट और डिसोसिएट कर सकते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HbO2, ओके। इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एग्जाम में हमसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला पूछा जाता है। इस फॉर्म में हमारा 97% ऑफ O2 का होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं अपने हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ओके। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे RBCs के अंदर। अब ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड्स का, ठीक है, कह सकते हैं 4 चेन्स का, जिसमें से 2 होती हैं अपनी अल्फा चेन्स, ओके, और 2 होती हैं अपनी बीटा चेन्स। अब थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं आपकी नंबर ऑफ प्रोटीन्स का डिफरेंस है, लेंथ अलग अलग है, इसलिए अल्फा और बीटा क्लासीफाई कर दिया है, और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। दोनों ही मतलब चारों ही चेन्स में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है अपना हीम पोर्शन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है अपना आयरन, और आयरन प्रेजेंट होता है Fe2+ स्टेट में। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक होता है ग्लोबिन पोर्शन जो पूरा का पूरा बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अपना एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो सिंपल सा है, देखो अब इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आयरन जो है अपना वो कंबाइन करता है एक O2 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब ये दोनों एक चेन के अंदर देखने को मिलते हैं। टोटल अपने पास कितनी चेन्स है, 4 चेन्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 4 चेन्स हैं तो प्रेजेंट होंगे 4 Fe2+। अब एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा था, यानी कि 4 कंबाइन करेंगे 4 O2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपना 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलो बात हो गई कि ठीक है ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर रहा है। लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है, या किस वजह से बनते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको बनाने में हेल्प करते हैं, वो स्टडी करेंगे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की हेल्प से, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया कि रेड कलर का पिगमेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पे देखो एक हीमोग्लोबिन जो है अपना वो कैरी करता है कितना, मिनिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, अब हम पढ़ेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको फॉर्म करने में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को और डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच में और परसेंटेज सैचुरेशन के बीच में एक कर्व जो सिग्मोइड शेप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प करता है स्टडी करने में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा और कब डिसोसिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये अपना कर्व है, एक जगह दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एक जगह हमें दे रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जैसे मान लो आपके पास प्रेजेंट है 100 हीमोग्लोबिन, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसको हम समझा रहे हैं। अगर मान लो आपके पास 100 हीमोग्लोबिन है, हो क्या रहा है कि जब 20 पार्शियल प्रेशर था तो 100 में से 20 हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन आ गया, जब 40 हुआ तो 100 में से 50 के पास आ गया, ठीक है, जब 60 हुआ तो 100 में से 80 के पास आ गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहे हैं विद O2, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब ये कर्व हमें कैसे हेल्प करता है ये स्टडी करने में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है या डिसोसिएट होगा। तो जब ऐसे फैक्टर्स जो इस कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करवाते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो इस कर्व को राइट में शिफ्ट करवाते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन का करवाएंगे डिसोसिएशन। ठीक है, समझते हैं। देखो ये है अपना नॉर्मल ग्राफ जो डार्क ब्लैक लाइन से है, ठीक है। अब उसके ऊपर देखो डॉटेड लाइन जा रही है अपनी, तो अब हम कोई भी केस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले 40 पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं, इस पे परसेंटेज सैचुरेशन कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट करवा देंगे, तो अब सेम 40 पे परसेंटेज सैचुरेशन कितना हो गया, 80 हो गया है। यानी कि ये फैक्टर क्या कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना आता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सिंपल। दूसरा है अपना लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड है अपना लो टेम्परेचर, और लास्ट है अपना लेस H+ आयन कंसंट्रेशन, लेस H+ आयन कंसंट्रेशन, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हाई pH। तो ये जब सारे फैक्टर्स होंगे तो अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और ये सारे फैक्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एल्वोलाई के पास, इसलिए वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का होता है फॉर्मेशन। ओके, तो अभी हमने लेफ्ट शिफ्ट देख लिया। एग्जाम में अब सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो लेफ्ट शिफ्ट करवाते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का मतलब है। आते हैं राइट शिफ्ट, तो उसके सारे फैक्टर्स अपोजिट, यानी कि जहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर हो CO2 का, लो पार्शियल प्रेशर हो O2 का, हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, और हाई H+ आयन कंसंट्रेशन हो। और ये सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, टिश्यूज के पास, इसलिए अपना जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे डिसोसिएट करता है। ओके, तो फिर से सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी आते हैं कि टिश्यूज के पास कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वी कैन से थ्योरीज जो इससे रिलेटेड है या एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या है अपना P50 वैल्यू। तो ये P50 वैल्यू क्या होता है, अब स्टूडेंट्स इसमें दिमाग लगाएंगे कि भाई 50 पार्शियल प्रेशर पे जितना परसेंटेज सैचुरेशन आ रहा है यानी कि 60 के आसपास, वो होता है अपना P50 वैल्यू। लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो जब अपना हाफ सैचुरेशन हो जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का, और वी कैन से जब 50% हीमोग्लोबिन अपना सैचुरेट हो जाता है, उस पार्शियल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, P50 वैल्यू। तो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 50% इधर आ रहा है, इस टाइम पार्शियल प्रेशर कितना है, 25 के आसपास, तो ये अपना क्या हो जाएगा, P50 वैल्यू हो जाए। नेक्स्ट यहाँ से रिलेटेड अपना आता है बोर्स इफेक्ट, कि बोर्स इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो बोर्स ने स्टडी करा था रिलेशन क्या, कि जब राइज होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, ठीक है, यानी कि ये डिसोसिएट करेगा। तो इसी इफेक्ट को ये कह सकते हैं, इसी
डेफिनेशन को आप कह सकते हैं अपना बोर इफेक्ट है। ओके, एग्जाम में सिंपली आएगा कि बोर्स इफेक्ट के बारे में बताओ, तो बोर्स ने अफेक्ट पड़ा था किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का, किसके ऊपर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के ऊपर और डिसोसिएशन के ऊपर। सिंपल। अब वापस आते हैं हम एनसीईआरटी पे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि एल्वोलाई के अंदर हाई पार्शियल प्रेशर O2 होता है, लो CO2 होता है, लेस H+ आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं, ठीक है। और टिश्यूज के अंदर ये सारी चीज़ें अपोजिट होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ऑफ O2 डिलीवर करता है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कितना, 5 ml ऑफ O2। अब यहाँ पे स्ट्रेनस कंडीशन का नहीं बता रखा कि स्ट्रेनस कंडीशन में यानी कि जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप, तो उस टाइम कितना O2 डिलीवर्ड होता है। तो उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 10 का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि 15 ml ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट होता है कब, स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो देखो अब एक और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि फीटल हीमोग्लोबिन और मैटरनल हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये कह सकते हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन में किसकी ऑक्सीजन को लेके ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो उसको भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे अपना फीटल हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का और मैटरनल का। अब जो लेफ्ट साइड पे होता है, हमने पढ़ा था कि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। डेट मीन्स कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर O2। अब ऐसा क्यों, तो अपना एक कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है, BPG, जिसको हम क्या कहते हैं, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, RBCs के अंदर। अब अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन F टाइप। और फीटल का जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A टाइप, ठीक है। तो F टाइप जो होता है उसकी एफिनिटी बायफॉस्फोग्लिसरिक के लिए कह सकते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है अपना, ये बायफॉस्फोग्लिसरिक से इजीली बाइंड कर जाता है। अब ये इजीली बाइंड कर जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के बाइंड करने के लिए जगह नहीं बच पाती है। ओके, डेट्स वाई अपना बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी हम कह सकते हैं अल्टीमेटली क्या कर रहा है, कर्व को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। और अपना हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है फॉर ऑक्सीजन उसको डिक्रीज करता है। हीमोग्लोबिन ए का क्या सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो ये BPG से इतना इजीली बाइंड नहीं कर पाता, ठीक। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि BPG का इसके ऊपर कुछ खास असर नहीं होता और ये हमारा O2 से इजीली बाइंड कर लेता है, ठीक है। डेट्स वाई इसकी एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है फॉर O2, ओके। और दूसरी बात कि BPG जो होता है वो इन्फेंट्स में कम भी होता है और अडल्ट में ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली BPG के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, BPG की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कर्व को राइट में शिफ्ट करती है, अगर कम है तो लेफ्ट में शिफ्ट करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको आप उन फैक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच।